आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच रही है या नहीं। टीम इंडिया का परेड दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, मैं इस परेड के बारे में सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा कि जब गम बहुत भारी हो जाए आपकी जिंदगी में और उस गम को सोखना आपको आता हो और उस गम से उठ के आपको मेहनत करके सफलता पानी आपको आती हो, तो उसे कहते हैं रोहित शर्मा। 19 नवंबर की रात को कौन भुला सकता है उस शाम को। उस दिन रोहित शर्मा ही नहीं रोया था, उस दिन पूरा भारत रोया था। उस दिन हर एक लड़का और हर एक लड़की या कोई भी हो, छोटा बड़ा हर व्यक्ति रोया था। लेकिन रोहित शर्मा ने यह ठान लिया था कि ये जो गम के आंसू हैं ना, ये खुशी में बदलने हैं। तो आपकी लाइफ में इससे क्या रिलेट करते हैं कि कई बार ऐसा होगा, 19 नवंबर आपकी जिंदगी में भी आएगा, लेकिन 29 जून बनाना अगर आपको आता है तो आप रोहित शर्मा कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, ये जीत इतनी आसान नहीं रही है और ऐसा हर इंसान की लाइफ में आता है। हाँ, आपको पता ही है मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 19 नवंबर को अगर आपको झेलना आता है तो 29 जून आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में 19 नवंबर चल रहा होगा, लेकिन 29 जून का इंतजार आपको करना पड़ेगा और एक बार 19 नवंबर को भूल के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप अपनी लाइफ का एक जो बुरा दौर है उसको बदल सकते हैं। और नहीं तो अगर वो उस दिन सोच लेता कि बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा, तो ये दिन आज जो देख रहे हैं ना आप, ये कभी नहीं आता। एक दिन आपकी लाइफ में भी ऐसा ही टाइम आने वाला है, बस उस दिन का इंतजार करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं जो मैंने आपको बोला अभी? चलिए, और कहते हैं कि कोच अगर राहुल द्रविड़ जैसा हो, अगर कोच शांत हो, मेहनत करने वाला हो, तो फिर 29 जून जरूर आता है, 29 जून जो है लाइफ में जरूर आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल कहां तक छोड़ा था भाई? हमने कल टॉपिक को एडजेक्टिव पे छोड़ा था और होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए थे कि कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको आप घर से ढूंढ के लाएंगे। कितने क्वेश्चंस कल हमने किए थे, जरा एक बार बताना फटाफट। आई थिंक यहां तक हो गया था, ये वाला पार्ट यहां तक कल हमने कर लिया था। इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। और 6 जुलाई मैराथन याद है ना सभी बच्चों को? 6 जुलाई की मैराथन सभी बच्चों को याद होगी, ठीक है। टाइमिंग और शेड्यूल सब लगा हुआ है, तो 6 जुलाई की मैराथन के लिए सारे बच्चे रेडी रहना, ठीक है। और एक जल्दी 5-6 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिखने वाला है। ऐसा सरप्राइज कि दिल दहल जाएगा आप लोगों का। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अरे ये क्या हो गया है। बस इंतजार करिएगा उस सरप्राइज के लिए। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। आई एम एग्री विद यू। नहीं बेटा, ये सेंटेंस गलत है। अब ये मत कहना सर आप यहां भी एरर निकाल रहे हो। क्या करूं, आदत से मजबूर। आई एम एग्री विद यू कभी भी आपके लिख लो, ये भी कहीं को, कभी भी आपके, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं ना। अब जब बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो गलती होने नहीं दूंगा ना मैं। अगर प्रैक्टिस करा रहा होता तो शायद इतना ध्यान ना देता, लेकिन अब बेसिक से कर रहे हैं तो आपको बता के चलूंगा हर एक चीज। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एग्री जो है वो अपने आप में खुद एक मेन वर्ब होती है और एम जो है ये खुद अपने आप में मेन वर्ब है। तो दो मेन वर्ब आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए आई एम एग्री कभी मत कहना। ग्रामर में अगर आता है तो ये एरर है, ये गलत है। तो कोई भी अगर आज के बाद आई एम एग्री कहे तो उसको तुरंत पकड़ लेना। सही होता है आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। चलो यहां से ही शुरुआत हो गई है, लिखते चलो फटाफट जल्दी से। आपको एग्री वाला केस भी समझ में आ गया। इट्स नॉट आई एम एग्री, इट इज एग्री। क्यों? क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन अगर मान लो इसे हेल्पिंग वर्ब मानोगे भी तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है एग्जाम के साथ, तो वो वैसे भी गलत हो जाता है।
आईएनजी लगाओगे तो ये फिर वर्ब ऑफ स्टेट है, तो ये वैसे भी कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, आई एम एग्रीइंग नहीं होगा, है ना, तो इसलिए गलत है यहां पर। ठीक है भाई, तो यहां पर इसका आंसर होगा आई एग्री विद यू। ठीक है, आई एम एग्री विद यू कभी मत कहना आपकी वजह से सर मेरा एयरफोर्स का फेज 1 निकल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। माई इंडियस इज बी, आई एम फीलिंग स्केर्ड एज इफ आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। बेटा एज इफ आपने गलत लिखा है, ठीक है, अब ये मत कहना सर आप तो हमारे इसमें एरर निकाल लेते हो। एज इफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। एज इफ एज दो का मतलब क्या होता है? एज इफ एज दो का मतलब कंजक्शन में हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है मानो की जैसे, मानो की जैसे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 50 बार मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आ चुका है एज इफ एज दो। जब भी सेंटेंस में एज इफ एज दो कहीं लगता है तो उसके बाद आने वाला जो क्लॉज होता है वो कैसा होता है? रियल होता है या अनरियल होता है? वो अनरियल क्लॉज होता है, और अनरियल में आप प्रेजेंट टेंस नहीं लगाते, तो आपने वहां लिखा आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, तो बेटा आई हैव नॉट की जगह हो जाएगा आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है मेरे चांद, तो हैड आ जाएगा वहां पर, आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है मुन्ना, मानो कि जैसे, हाँ वेरी नाइस। चले भाई स्टार्ट कर ले हैं, चलिए। तो आज का टॉपिक, पहले तो एडजेक्टिव कल का होमवर्क जो दिया था उसे फिनिश करते हैं, आपने निकाला होगा, फटाफट आ जाइए। फ्लावर, तो इस सेंटेंस में मैंने कहा था एडजेक्टिव निकालना हो, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको बता दें, ये संकल्प 2.0 की शुरुआत चल रही है जिसमें हम धमाकेदार बेसिक्स इस समय पर पढ़ रहे हैं। तो फ्लावर जो है वो है नाउन, और अभी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा है। आर्टिकल के बाद आता है नाउन, लेकिन नाउन की इंफॉर्मेशन लवली यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का। वी हैड अ फ्रेंडली डिस्कशन, डिस्कशन क्या है? SION होता है नाउन, तो फ्रेंडली इसका मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। देयर इज मच वाटर, वाटर हो जाएगा यहां पर नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन जो है मच, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक आगे बढ़ूं इसके आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, कौन से अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं? तो ये आपको इसमें ढूंढना था एडजेक्टिव। देखिए टीचर क्या है दोस्तों? नाउन है। अब टीचर की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? विच, कौन से टीचर, तो यह कहलाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो यही है एडजेक्टिव। WH वर्ड है इसीलिए इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इसीलिए एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला है मैनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है यहां पर? नाउन है, और कितने स्टूडेंट्स? मैनी, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। माय मंथली सैलरी इज 10,000 रुपया, तो प्यारे बच्चों सैलरी यहां पर क्या है? नाउन है। कैसी सैलरी? मंथली सैलरी, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। किसकी सैलरी? माय सैलरी, तो माय भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। तो दो एडजेक्टिव लगा सकते हैं हम, मैंने बताया था दो से ज्यादा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आजकल जैसे आप टीचर वाली फीलिंग आ रही है आपको खुद में कि यार हम सब कुछ बता सकते हैं कौन क्या है यहां पर? अब ऐसा रट्टे वाला फील तो नहीं हो रहा आजकल आपको? फादर जो है वो नाउन है और हर इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है आपका एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा कैंसर जो है ये नाउन है। कौन सा कैंसर? लंग कैंसर। यूं तो फेफड़ा अपने आप में नाउन होता है, बट क्योंकि ये इसकी नाउन की विशेषता बताने लग जाए तो वो खुद कहलाता है एडजेक्टिव, है ना भाई? आपकी कृपा से एग्जाम, आर्मी क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, थैंक यू सर, यूफोरिक फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसी ऐसी न्यूज सुनाया करो आप लोग, मन खुश हो जाता है। ऑपरेशन, शन जहां लगता है वो है नाउन, और किसका ऑपरेशन? आई ऑपरेशन, तो आई देखो यूं तो आंख जो होती है वो नाउन होती है, बट क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। पेपर में अगर उसने पूछ लिया और तुम नाउन लगा के आ गए तो समझ लो तुमने क्या कर दिया वहां पर? हादसा कर दिया। अच्छा एडिशन, शन जहां लगता है वो क्या होता है? जहां पर भी शन लगेगा वो क्या होगा? एडिशन, दैट इज नाउन। कौन सा एडिशन? रिवाइज्ड एडिशन, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आगे बात समझ में? और यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबका क्लियर हो रहा होगा यहां पर। आइए, दिस कार इज कॉस्टली,
एनडीए के लिए कैसे करें मेरे भाई? एनडीए में यही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। अब बताइए सर, एनडीए, हाँ, शमशान घाट का राजा, यार ये कौन सा राजा है? चलिए भाई, कार, कार मेरे भाई क्या है? नाउन है, तो दिस इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अच्छा, कार कैसी है? कॉस्टली है, तो ये भी कार की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। 2 एडजेक्टिव मिले हमें यहां पर। आगे बढ़ो। होटल, होटल क्या है दोस्तों? नाउन है, और नाउन की विशेषता 5 स्टार बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पर, 5 स्टार। ठीक है, नेक्स्ट, शी इज वाइजर देन आई। ये नहीं मैं बताऊंगा, जल्दी से बताओ। 20 वाले में एडजेक्टिव बताओ जल्दी से, फटाफट, कौन है 20 वाले में एडजेक्टिव? कौन है? संकल्प बैच मैंने परचेज किया है, मोबाइल में ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा होगा बेटा, और नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको नंबर दूंगा, उस पर कॉल करना है? है? हाँ, संकल्प बैच में वो कह रहा मोबाइल में ओपन ही नहीं हो रहा। चलिए, हो रहा होगा, कुछ गड़बड़ आ रही होगी, वो टेक्निकल टीम आपको हेल्प कर देगी। देखिए, वाइज का एडजेक्टिव कंपैरेटिव होता है वाइजर, तो शी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन या प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन देगा वही तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सभी को? चलिए जी, नया टॉपिक। अब जल्दी से दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज बहुत बच्चों को बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिलने वाली हैं यहां पर। तो हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? वर्ब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, वर्ब होती क्या है? जनरली हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्ड जो क्या शो करता है? एक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब। लेकिन नहीं दोस्तों, हर वर्ब एक्शन नहीं बताती, कुछ वर्ब क्या भी बताती हैं? स्टेट। स्टेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्था। अवस्था। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे? तो मैं बताता हूं। जैसे रन, रन अपने आप में क्या है? एक्शन, दौड़ना, तो ये हो गई आपकी वर्ब। लेकिन अगर मैं कहूं एम, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो एम यहां पर कोई एक्शन तो नहीं बता रहा है, टीचर होने का स्टेट बता रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया वर्ब ऑफ स्टेट। तो सुनिए ध्यान से, फिर से सुनिए, एनी वर्ड विच शोज एक्शन, कोई भी शब्द जो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक्शन पे मत जाना, कुछ वर्ब जो है वो स्टेट भी बताती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सेंटेंस में बताइए कौन है वर्ब? ये रहा, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब। लेकिन मेरा पूछने का थोड़ा सा अलग सेंस है आपसे, वो ये है कि ये बताओ ये एक्शन है या स्टेट है? हेल्प क्या है? हेल्प एक्शन है या स्टेट है? जब आप किसी की हेल्प करते हो तो हेल्प एक्शन है, स्टेट है? हेल्प क्या है? हेल्प एक्शन है, स्टेट है? एक्शन है, शाबाश। हेल्प जो है वो एक्शन है। दूसरी बात, आई लव हर, इसमें लव है वर्ब, एक्शन है या स्टेट है? जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ। लव एक्शन है या स्टेट है? एक्शन है, नहीं, स्टेट है। लव इज अ फीलिंग। देखिए, सपोज करिए मैंने कहा आई प्ले, एक्शन, ठीक है, एक्शन किया आपने। लेकिन मैंने किसी को कहा हे आई लव यू, तो क्या मैंने कोई एक्शन किया? नहीं। मैं, मेरे अंदर लव इज अ फीलिंग, इमोशंस, फीलिंग, मैं वो किसी के सामने रख रहा हूं। आप कोई एक्शन थोड़ी ना करते हैं। आपने किसी को जाके कहा हे आई लव यू, तो क्या आप वहां कोई एक्शन कर रहे हैं? एक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं वहां पे। लव इज नॉट एन एक्शन, और जो तुम करते हो वो लव नहीं होता फिर। खैर छोड़ो उसको। तो इसका मतलब है लव एक फीलिंग्स होती है, भावना होती है। ठीक है, तो लव इज नॉट एन एक्शन, इट इज अ स्टेट। और यही रीजन है कि आप कभी भी सेंटेंस को आई एम लविंग यू नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कहां इस्तेमाल नहीं होती? कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होती है। यही रीजन है। रीजन भी जानते चलो कि क्यों यूज नहीं होती है। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई नो यू। बताओ नो क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट या वर्ब ऑफ एक्शन? वर्ब है ये तो ठीक है, वर्ब है ये तो ठीक है। अब बताओ टीच, मैं एक्शन ही तो कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक्शन कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये तो एक्शन है,
ये तो कंफर्म हो गया एक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये है स्टेट। क्योंकि जब आपने किसी को हे मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और यही रीजन है एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है कि आई एम नोइंग यू गलत है। क्यों गलत है वो टेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती हैं, किस में होती हैं, इंडेफिनिट में यूज होती हैं। बेसिक्स काम आएगा जब चैप्टर वाइज पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। सर आपकी मैराथन में जो पढ़ेंगे वो क्या, वो नेवी के लिए एनफ होगा या नहीं होगा? चलिए जो हमारे स्टूडेंट है जो हमें जानते हैं, बताइए जरा, जो मैराथन में होगा क्या वो एनफ होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ब बताइए ढूंढ के, 6 में वर्ब बताइए, 5 में वर्ब बताइए और 6 में वर्ब बताइए ढूंढ के, जल्दी से फटाफट। एक बच्चा कह रहा है कि सर नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन होता है, ठीक है। जैसे बेटा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ये है कंपाउंड नाउन, ठीक है, मदर इन लॉ। आगे समझ में? तो यहां पर अगर आप पूरा बोलोगे तो ये क्या है, मदर इन लॉ यानी कि कंपाउंड नाउन। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूं आई ऑपरेशन, ठीक है, आई ऑपरेशन, तो इसमें एक्चुअल में नाउन ये है, आया ना समझ में? और ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा, ऑपरेशन बताओ कौन सा, आई ऑपरेशन, तो इसलिए वहां पर वो ना हो गया, क्या हो गया, वो एडजेक्टिव है जो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। सैपलिंग्स, सैपलिंग्स यहां पर वर्ब है। अरे ओ गधो, पहले तो सुनो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कसम से यार, तुम लोग कर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम? ये आर्टिकल के बाद तुम सैपलिंग्स को वर्ब लिख रहे हो यार। तीसरी क्लास है बेसिक्स की, और इससे ज्यादा बेसिक्स जीवन में कभी नहीं पढ़ सकते, और अभी भी गड़बड़ कर रहे हो। तो चलो तुम्हें मीनिंग नहीं पता तो कम से कम बेसिक तो स्ट्रांग रखो। आर्टिकल के बाद ये कुछ भी होगा, ये नाउन ही तो होगा, वर्ब कैसे हो सकता है? और सैपलिंग्स होते हैं प्लांट का बेबी, मतलब छोटे छोटे पौधे। सैपलिंग्स होते हैं छोटे पौधे, हद हो गई यार, नाउन है वो। और जिसको तुम रटे रहते हो पानी, ये यहां पर क्या है, ये वर्ब है। और तुमसे तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम तो पागल हो जाओगे ऐसे क्वेश्चंस। बेसिक से मत हटो, पहले तो इसका मतलब सुनो, वाटर द प्लांट्स, सॉरी वाटर द सैपलिंग्स, मतलब पौधों को क्या दो, पानी दो। तो यहां पर पानी नहीं है इसका अर्थ, यहां पर है पानी दो, मतलब एक्शन करो। तो वाटर जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, पानी देना, ठीक है। बेटा ये जितने भी बच्चों को संकल्प बैच में प्रॉब्लम आ रही है, वो जिन्होंने बाय किया ये मैसेज कर रहे हैं, इनका डाउट मैं अभी नंबर दूंगा, उस पर कॉल करके वहां अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा लेना। इसमें देखो यहां बताओ वर्ब, अंकित क्या हो गया, सब्जेक्ट, गिव्स क्या हो गई, वर्ब, अंकित देता है, व्हाट, अब ये वर्ब के बाद ये है ऑब्जेक्ट। यहां वाटर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहां वाटर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। आया समझ में? और ये आर्टिकल के बाद यहां प्लांट्स, तो पता ही आपको फिर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हद हो गई यार, कल ही पढ़ाया था, रिवीजन नहीं करते गधे। लो 7 में बताओ। माही बेटे ये हरकतें मत करो, उसकी हरकतें तुम बाद में सुन लेना, पहले अपनी करो यार। लड़के तो ये होते ही होते हैं, ये लड़कियां भी कुछ तो कमी नहीं करती, ये तो महानिकम में रहते ही रहते हैं लड़के तो। इधर पढ़ लो फिर आंसर उल्टे सीधे देते हो। सर लव यू टू सही है, लव टू यू क्या भाई, क्या भाई, इसको बाद में बताऊंगा। सही है,
ये भी सही है, दोनों सही है, गलत कोई सा नहीं है, लेकिन मीनिंग बदलेगा, बाद में बताएंगे। इधर देखो, चलिए अब सुनो ध्यान से। यहां पर वर्ब पूछेगा, क्या है वर्ब इसमें? योर, पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे लेता है, मनी, मनी है नाउन, और योर हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब अपने पैसे का पति बना लो। पति तो इसका मीनिंग नहीं आएगा जो तुम सोच रहे हो, इसका मतलब अपने पैसे के साथ कुछ करो, हस्बैंड करो। तो हस्बैंड यहां पर क्या है? वर्ब है, और हस्बैंड का वर्ब में मीनिंग होता है यूटिलाइज। ये एसएससी में कई बार पूछ लिया क्वेश्चन उसने, वो कैब में देता है हस्बैंड वर्ब के रूप में, फिर तुम वहां पति ढूंढते रहते हो। तो पैसे का पति नहीं बनाना, पैसे को यूटिलाइज करना है। और कैसे यूटिलाइज करना है? एडवर्ब केयरफुली यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब आओ, माय हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, तो माय, हर, योर ये सब अपने पीछे क्या लेगा? नाउन लेगा। यहां हस्बैंड नाउन है, तो वर्ब कौन है यहां पर? हेल्प्स। ये हो गई आपकी, ठीक है। चलिए, वी वर्क हार्ड टू गेट अ जॉब, तो सब्जेक्ट हो गया वी, वर्ब हो गई यहां पर वर्क, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते, कैसे करते हैं? कड़ी मेहनत, तो ये हो गया वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब, ठीक है। इधर आ जाओ, आई डू माई वर्क, तो आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गई आपकी वर्ब, और माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार दिखा रहा है। किसके ऊपर दिखा रहा है? नाउन। तो यहां पर वर्क क्या है? नाउन। इसमें वर्क था वर्ब, और यहां पर वर्क था नाउन, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख के टाइम का पार्ट ऑफ स्पीच? टाइम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? बोलिए। हाँ जी बताइए बेटा। आई क्या है? देखो, ऑन क्या है यहां पर? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे टाइम लेगा, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। तो टाइम यहां पर क्या है? नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, ठीक है। चलिए जी, अब इसी वर्ब में एक थोड़ी सी खुरापात और करते हैं, क्या है वो? सुनिए ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है? जल्दी से बताओ फटाफट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? जल्दी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? यहां सामने देखे बिना जल्दी से लिख के बताओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है? कुंदन कुमार कह रहा है सर टू गेट क्या होगा? मेरे भाई इसमें टू गेट जो है, गेट वैसे वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव आ जाएगा। हालांकि है ये भी वर्ब, लेकिन ये इन्फिनेटिव, 2+V1। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सुन लो, आज के बाद कभी डाउट मत करना हेल्पिंग और मेन वर्ब निकालने में। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, ये ध्यान से सुन लो, नॉट गिव मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपको अर्थ नहीं देगा, हेल्पिंग वर्ब कभी भी आपको मीनिंग नहीं देगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, मतलब अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पीछे क्या जरूर होगा? हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब जरूर होगा, ये गारंटी है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब नहीं है तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब वो मेन वर्ब ही होगा, गलत है वहां पर। तो सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगा, ये दोनों आएंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना कभी नहीं आ सकता, ठीक है। अ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अ मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदलता है किसको? मेन वर्ब को बदलता है। जैसे अगर सपोज करो डू हेल्पिंग वर्ब है तो जो आगे मेन वर्ब होगी उसको बदलेगा। अगर डिड है तो डिड के हिसाब से मेन वर्ब लगेगी, अगर हैज और हैव आ गई तो उसके हिसाब से मेन वर्ब लगेगी। तो इसी हिसाब से कह देंगे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसको बदलता है? मेन वर्ब को बदलता है। तो मेन वर्ब के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या चेंज करना है? मेन वर्ब चेंज करना है। आगे समझ में? तीनों पॉइंट सुन लो। हेल्पिंग वर्ब कभी मीनिंग नहीं देता, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब जरूर लेता है, और हेल्पिंग वर्ब बदलता है किसको? मेन वर्ब को बदलता है। आ गया बात समझ में? बात क्लियर हो गया? एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये वाइफ है, हेल्पिंग वर्ब जो है वाइफ है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देता, मतलब हेल्पिंग वर्ब ने कह दिया भैया खाना नहीं बनाना मैंने, ठीक है, तुम नहीं बनाना है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकता, मतलब हस्बैंड के बिना वो नहीं रह सकता, तो मेन वर्ब हो गया तुम्हारा हस्बैंड, और हेल्पिंग वर्ब हो गई
H फॉर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका वाइफ, ठीक है। और बदलता कौन किसको है, देखिए हस्बैंड तो वाइफ को नहीं बदलता, कौन बदलता है, वाइफ ही बदलती है किसको, हस्बैंड को बदलती हैं। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है किसको, मेन वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से वाइफ का रोल निभा रहा है। अब आते हैं हस्बैंड का क्या काम है। ये हो गए हमारे हस्बैंड साहब, इनको खाना बनाना पड़ेगा भाई। मेन वर्ब क्या देंगे, मीनिंग देंगे, जबकि वाइफ मीनिंग नहीं दे रही थी, हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं दे रहा था, ठीक है। दूसरा, मेन वर्ब धोखेबाज है भाई साहब। कैसे, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कह रहा है तुम्हारे बिना मेरा काम चल जाएगा, तुम रहोगी तो भी ठीक है, तुम नहीं रहोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पत्नी कहती है नहीं, मैं तो पत्नी धर्म निभाऊंगी, मैं जहां रहूंगी वहां तुम जरूर रहोगे। तो हेल्पिंग वर्ब कहीं भी होगी तो मेन वर्ब जरूर होगा, वो हस्बैंड के साथ जरूर जाएगी, ठीक है। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब लिखे होंगे तो भाई पति पत्नी को नहीं बदल सकता, पत्नी ही है जो पति को बदलेंगी। आगे बात समझ में। तो इसीलिए तीनों बात याद रखना कि जो पति साहब हैं, ये मेन वर्ब जो हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, ये धोखेबाज हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के बिना भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये कभी भी पत्नी को नहीं बदल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदल सकते हैं। और हमेशा इनको क्या देना पड़ेगा, मीनिंग। मेन वर्ब का मीनिंग निकलेगा वहां पर और हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग नहीं निकलेगा। अब जल्दी से मुझे पति और पत्नी ढूंढ के बता दो, पहला सेंटेंस आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सर आपकी मैराथन से नेवी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, मैराथन से नेवी नहीं निकलेगा। बस मैं टाइम वेस्ट करूंगा, जितनी भी घंटे क्लास लूंगा उससे टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। तुम्हें परेशान करूंगा, तुम्हें दो चार गालियां दूंगा, टीचर जनरली सेशन प्लेटफॉर्म पे गाली नहीं देते, मैं खुलेआम देता हूं, ठीक है। तो प्लीज नहीं निकलेगा यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। कैसे कैसे बच्चे हैं इस दुनिया में। संजय सागर बेटा बताऊंगा थोड़ी देर में कि हाँ वो इन्फिनिटिव नाउन का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों का काम करता है, जिरंड की तरह। लीजिए भाई, तो पहले सेंटेंस में डिड जो है वो कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, और मीनिंग आ रहा है इसका, ये हो गया आपका मेन वर्ब। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए जल्दी से, दूसरे सेंटेंस में लीजिए भाई। अब जो डिड को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब माने बैठे हैं, रटना कुछ नहीं है भैया, हमारी क्लास में कुछ नहीं रटोगे। देखो जो डिड है ये है अकेला, अकेला, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। आप कहोगे सर वर्क दिया तो है, बेटा ये आर्टिकल के बाद वर्क किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अकेला है, और अकेला बताना कौन आ सकता है, अकेला धोखेबाज कौन है, हस्बैंड, यानी कि मेन वर्ब, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई हो गया सब्जेक्ट, हैप्पी आई की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हैप्पी हो गया आपका एडजेक्टिव। तो एम फिर से कौन हो गया, अकेला, और अकेला कौन है, पति, वो धोखेबाज आदमी है, यानी कि एम क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। लो बताओ बताओ बताओ, हाँ हाँ दोनों बताओ, कोई बात नहीं। एम टीचिंग द प्रोजेक्ट, एम जो है यहां पर वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे अब पत्नी है तो भाई पति का होना जरूरी है। ये लीजिए, ये आ गया मीनिंग, मेन वर्ब, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल के बाद प्रोजेक्ट क्या है, नाउन है, ये सबको पता होगा। यू हो गया हमारा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है। अच्छा, कार हो गई हमारी नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। अब हर चीज में तुम्हें पता होगा कि कौन क्या रहेगा, आर्टिकल के बाद ये रहा नाउन। ये हो गया अकेला, और अकेला पति यानी कि मेन वर्ब, धोखेबाज, ठीक है। अगला ये हो गया फिर से आपका सब्जेक्ट, आर्टिकल के बाद ग्लास, ये हो गया आपका नाउन। अब ये अकेला नहीं है, साथ में पत्नी भी है, पति भी है,
तो ये पत्नी और ये हो गए उनके बाद पति, क्योंकि पहले आती है पत्नी, लेडीज फर्स्ट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, लो यहीं निकलवा के भेजूंगा तुम्हें, यहीं कंप्लीट करके भेजूंगा। आई एम हुक्ड ऑन योर वीडियोज। अरे ये कहां से आ गए? डोंट गेट हुक ऑन माई वीडियोज एंड यू आर अ कंटेंट क्रिएटर टू वॉच। If you have any kind of query or any kind of problem related regarding this thing, whatever I'm teaching to those students, you can just have my number and you can just talk to the team. Okay, don't just write your comment here. Okay, now चलिए बच्चों आ जाइए इधर। She does not come here। चलिए, तो does अकेला नहीं है, दोनों है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया आपका मेन वर्ब। दोनों होंगे तो पति पत्नी दोनों होंगे भाई साहब। ठीक है, शी आ गया आपका सब्जेक्ट, यहां भी शी प्रोनाउन सब्जेक्ट था। अच्छा, एवरीथिंग समथिंग नथिंग, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। शी डज व्हाट, व्हाट का आंसर जो दे वो ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, क्योंकि नाउन तो हो नहीं सकता, नाम तो ये किसी का है नहीं, तो प्रोनाउन हो गया। अब ये तो अकेला, अकेला बताओ कौन होगा, अकेला कौन होगा? व्हाट इज द टॉपिक यू आर, बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच थंबनेल पे भी लिखा है। सचिन यादव बेटा इट और दिस में आज आपको डिफरेंस बता के जाएंगे, वेट करो थोड़ा सा। लाइक करो सभी। नहीं बेटा लाइक मत करो, लाइक करने से टीचर को मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन देके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप अपना पढ़ते रहो, बी अ सेल्फिश पर्सन, ऐसे पढ़ते रहो। चलिए, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, ही हैज अ चाइल्ड, ना शेयर करो ना लाइक करो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, आर्टिकल के बाद आ गया चाइल्ड आपका नाउन, तो ये बचा अकेला। अकेला अभी मैंने बताया मेन वर्ब, तो अकेला हो गया मेन वर्ब। ही हैज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा रखता है या उसके पास एक बच्चा है, तो इसका भी मीनिंग है। और यहां पर डज मतलब करना, यहां डज का कोई मतलब नहीं है, यहां मीनिंग है कम का, आना। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करके छोड़ूंगा आप लोगों का। बताओ, YouTube पर डेली क्लासेस चलेंगी क्या सर? संकल्प बैच की दिव्या। बेटे YouTube पर ये 1 वीक तक चलेंगी लगातार। 1 वीक का डेमो था ना आपका पूरा फ्री, फिर उसके बाद SSC की प्रैक्टिस चल जाएगी, प्रैक्टिस जो आपकी चल रही थी रेगुलर वही स्टार्ट हो जाएगा। ही हैज इन्वाइटेड अस टू टी, तो इसमें ही हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और इसके पीछे क्या जरूर होगा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, आगे आई डू, हो ये तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बताना जरा। दोनों के चेहरे सेम हैं लेकिन दोनों का काम सेम नहीं है। कौन से वाला हेल्पिंग वर्ब है, कौन से वाला मेन वर्ब है? संजीव सर आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, विश कर दो, वो क्लास देख रही है। एक सेकंड रुको। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, क्यों? क्योंकि पत्नी आती है पहले और पति आते हैं बाद में। हेल्पिंग वर्ब आती है पहले और मेन वर्ब आती है बाद में, तो इसलिए पहला डू हेल्पिंग वर्ब, दूसरा डू मेन वर्ब। ये नहीं कि कोई से को कुछ भी लिख सकते हो। और एक बात और सुन लो हमेशा, ये जो नॉट होता है ना बेटा, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। काम की बात क्या है कि जो नॉट है, लिख लेना इसको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट आता है, बस इतना ध्यान रखना। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा, और ये जिस चैप्टर में पूछूंगा ना वहां काम आएगा ये आगे चल के। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा, ठीक है। मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ठीक है। अगला, यू शुड प्ले हॉकी, तो यू इसमें हो गया सब्जेक्ट, शुड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और प्ले हो गया आपका मेन वर्ब। अच्छा जल्दी से बताओ, मॉडल किसका रोल निभाता है? कोई भी मॉडल अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? जल्दी बताओ फटाफट। कोई भी मॉडल अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल अपने पीछे क्या जरूर लेगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। ये भी नोट्स में अपने ऐड करते चलना, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे चीजों को लेकर कि सब कुछ तुम्हें पता होगा। 13, 14 और 15 में जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ भाई, कहाँ गया वो गर्लफ्रेंड को विश करने वाला, विश करवाने वाला?
बेटा एक काम करता हूं, मैं एक एप्लीकेशन और स्टार्ट कर देता हूं और उस पर मैट्रीमनी खोल लेता हूं, है ना, संजीव सर मैट्रीमनी। ठीक है, उस पर आपको बर्थडे विश कराना हो, ठीक है, यही काम तो रह गया मेरा 12 साल पढ़ाने के बाद। ठीक है, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे विश कराना हो, अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे विश कराना हो, शादी के लिए किसी के पेरेंट्स से बातचीत करवानी हो, है ना, और व्हाट्सअप नंबर किसी का दिलवाना हो, इंस्टाग्राम नंबर दिलवाना हो, ठीक है, और कोई भी जो भी इच्छाएं आपकी हों, वो सारे काम, है ना, बढ़िया है, व्यापार भी सही चलेगा, बिजनेस भी सही चलेगा। उसके लिए पेमेंट चार्जेस स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के। ऐसा टीचर कहां मिलेगा आप लोगों को, बताओ, है भाई, क्या कहते हो, सही रहेगा ना, बिल्कुल। हुकअप्स, पैचअप्स, है ना, दिल जलो के लिए, है, ब्रेकअप वालों के लिए, पेरेंट्स को मनाना, है ना, और जो जो भी चीजें अभी मेरे याद नहीं आ रही। ये रहा मॉडल, मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेता है मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। अब म्यूजिक है यहां पर नाउन, क्योंकि वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये हो गया नाउन, और ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, इट इज रेनिंग में इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और रेनिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक है भाई, चलो, दिस बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर इज बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के, हर एक बच्चे से मैं कमेंट चाहता हूं कि इसमें इज क्या है। नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच बेटा एडवर्ब, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है मेरे चांद एडवर्ब। लीजिए शाबाश, क्योंकि ये है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये आर्टिकल और ये हो गया नाउन, तो ये तो अकेला हो गया, और अकेला इसका मतलब यहां क्या कर रहा है, ये नाउन मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैड लंच एट 1 PM, जल्दी से बताइए, यहां पर आपसे हैड पूछ रहा है, ठीक है, यहां पर आपसे वॉज पूछ रहा है, यहां पर आपसे इज पूछ रहा है। इतने क्वेश्चंस और इतना डीप पढ़ा दूंगा ना आपको कि आपसे, मतलब ये मान लीजिए कि इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो फिर नहीं आप कर पाएंगे, कुछ नहीं बचना इसके बाद। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, लंच नाउन है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद ये, तो ये अकेला है, अकेला है तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। आई वॉज इल, आई जो है यहां पर सब्जेक्ट है, इल जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आई ही अपने आप में कौन है, आई जो बीमार है वो कौन है, आई ही तो है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये अकेला है, अकेला क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी अकेला है क्योंकि इसके बाद ये प्रपोजिशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, लीजिए, सैडली ऑल वर डेड, ऑल हो गया सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन, ठीक है, सभी लोग मरे हुए थे वहां पर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, ये हो गया अकेला, अकेला कौन हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की ऑल वर डेड हाउ सैडली, तो ये हो गया एडवर्ब। ये पूछा था आपके एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है आपसे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हो गया सब्जेक्ट, इज अकेला है तो अकेला हो जाएगा मेन वर्ब, क्योंकि आर्टिकल आ गया इसके बाद। तो यू मस्ट बी केयरफुल, इस सेंटेंस में मस्ट जो है वो मॉडल है, सबको पता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेता है, तो बताओ मेन वर्ब कहां पर है इसमें। पहली बार अच्छे से समझ में आया है सुहानी राज, शुक्रिया बेटे, थैंक यू, थैंक यू, आपने अप्रिशिएशन किया इस चीज के लिए, ना कि आपने इन निकम्मों की तरह कि सर मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे विश कर दो, नालायक, कुछ और नहीं मिला था करवाने को। लीजिए, तो मस्ट है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब केयरफुल। जो भी निकम्मे लोग, नालायक लोग केयरफुल बता रहे हैं, उनको बता दूं कल की क्लास में, यार रोजाना क्लास नहीं पढ़ते ना, उनका यही हाल होता है। मैंने कहा था जहां भी फुल लगता है वो अपने आप में एडजेक्टिव होता है, तो इसीलिए केयरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें जो मेन वर्ब है दोस्तों वो है बी, बी की फॉर्म ही तो होती है इज एम आर वाज वर,
तो ये है आपका मेन वर्ब यहां पर। अब कुछ अल्ट्रा लीजेंड्स पता क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग है मेन वर्ब। अबे भाई ये वाइल क्या है, वाइल है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे आईएनजी अगर ले रहा है तो ये तो नाउन है, जिरंड है ये, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है, तो वो वर्ब नहीं है। संकल्प 1 पॉइंट वालों के लिए कितने का है सर ये बैच, प्रहलाद सिंह 999 का बेटे। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, तो इसमें विल है मॉडल, मॉडल ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके पीछे क्या हो गया, टेक हो गया आपका मेन वर्ब। मारुति सुजुकी इज सुपीरियर टू वर्ना से अच्छी है, तो इज अकेला है, अकेला है तो ये मेन वर्ब है। अब तुम कहोगे सर सुपीरियर, बेटा आई ओ आर जहां लगता है वो तो एडजेक्टिव है ना, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर। फिर से विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेगा, मेन वर्ब, तो टेक हो गया आपका मेन वर्ब। दूसरा इन केस हो गया कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद नया क्लॉज, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और रेन्स SEIS ये हो गया वर्ब। अच्छा ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब, बारिश होना, मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यू मस्ट बी रिच, इस सेंटेंस में बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा जी मेरे से पहले पहले बता दो मेन वर्ब कौन सा है जल्दी, मैं इतना आंसर लिखूं। तो रिच है इसमें मेन वर्ब, पक्का सबका सही है। रिच जो है शी ही तो रिच है, यानी कि इसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव है। दूसरा नाम क्या दे सकते हो उसे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया एडजेक्टिव जो है, ठीक है। तो फिर ये तो नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बी होगा मेन वर्ब। सर अग्नि 2.0 और संकल्प 2.0 में क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है। आपने वो वाला डायलॉग देखा 19-20 वाला, किस किस ने देखा वो 19-20 वाला। अगला है इंटरजेक्शन, क्या ये क्लास रिकॉर्डिंग भी होंगी, हाँ ये रिकॉर्डेड भी होंगी एप्लीकेशन में, कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो वहां संकल्प 2.0 मिलेगा, तो ये क्लास लाइव भी चलेंगी और उसके बाद सारी रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, और 1 साल तक आप इनको 50 बार देखो, 1000 बार। सबसे अच्छी बात यही है कि ये रिकॉर्डेड भी, जब मर्जी इंटू 2 लगाओ और टाइम अपना वेस्ट होने से बचाओ और क्लास पूरी करो, ठीक है। इस बैच की सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, नहीं बेटा कैडी डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे होंगी, ठीक है। द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, जिन शब्दों से सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती हो वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। सपोज करो मैंने कहा राम, क्या इससे सडन फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, नहीं। मैंने कहा गो, क्या इससे सडन फीलिंग आ रही है, निकल गई, नहीं। मैंने कहा आपसे टू, क्या इससे सडन फीलिंग निकल के आ रही है, नहीं। इसका मतलब ये सारे इंटरजेक्शंस नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है। तो फिर इंटरजेक्शन क्या है, अब सुनिए ध्यान से। अब मान लो आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप लोग मार्केट में जाते हो, रास्ते में जा ही रहे हो, अचानक से चलते चलते आपको कोई बहुत सुंदर सी चीज दिखाई देगी, आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना, खुलती हैं नहीं खुलती हैं, झूठ मत बोलो, खुलती हैं। अब एकदम से आप अपने दोस्त को कहानी मारते हो और एकदम से आपके मुंह से क्या निकलता है, वाह, मतलब ये तो अंग्रेजों का निकलता है, तुम्हारे तो कुछ और ही निकलता होगा, ठीक है। तो वो जो भी निकलता है वो तुम्हारी देसी भाषा में क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये सडन फीलिंग दे रहा है। यही वो वर्ड है जिसने कैसी फीलिंग, क्या आप सोच के चले थे पहले से कि आप ऐसे कहोगे वाह 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 वाह, नहीं कहते ना, ये वाह तो अचानक से आपको कुछ दिख गया और एकदम से निकला वाह। अंग्रेजों की तरह बोलना जरा, वाह नहीं, और थोड़ा सा फीलिंग्स में आके वाह, ठीक है। तो ये है आपका इंटरजेक्शन। अब इंडिया ने जब लास्ट मैच पे बॉल पे मैच जीता तो एकदम से सबने क्या कर रहा, हुर्रे, ये अंग्रेजों का कहना था, लेकिन तुम्हारे जैसे जब
जो अल्ट्रा लीजेंड है वो क्या कहते हैं, हुर्र। वो जो हुर्र है ना, वो सडन जो निकालते हो तुम हुर्र, वो हुर्र नहीं हुर्रे होता है, ठीक है। तो ये जो हुर्रे है यही है इंटरजेक्शन, ठीक है। वो हुर जो है, हुर्रे है ना। तो एक्चुअल में हमें इसलिए नहीं पता था आज तक क्योंकि हम तो देसी में अपना सारी चीजों का यूज करते हैं, हमारे लिए तो सब कुछ एक ही चीज होती है, ठीक है। अच्छा, मान लो आप जा रहे हो रास्ते में और अचानक से आपका पर्स खो गया, एकदम से क्या निकलता है, अब तुम्हारे मुंह से तो कुछ और निकलता है, ओ तेरी, या कुछ भी जो भी है। तो ओह जो है ये क्या है, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग निकल कर आ रही है, ठीक है। अब मान लो हाउ यू हैव डन, हाउ यू हैव डन। अब पता लगा आपका दोस्त निकम्मा है, महानालायक है, अगले साल अचानक से आया और कहा कि भाई ये मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं ज्वाइनिंग पे जा रहा हूं, और एकदम से तुम्हारे मुंह से, मतलब समझ रहे ना, जो तुम वो एकदम से वो गालियां देते हो उसको, तो वो एक तरीके से कैसी आती है, इंटरजेक्शन के रूप में आती हैं। अब जो अंग्रेज होगा वो गालियां ना देके वो क्या कहेगा, ओ माय गॉड, कैसे कर दिया तुमने ये, तुम तो निकम्मे थे। लेकिन वो बेचारे प्यार से ही बोलते हैं, गालियां भी प्यार से। तो ये हो गया आपका सडन फीलिंग निकल के आई, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करो आप बहुत ज्यादा काम कर लिया, पढ़ाई कर लिया आपने, है ना, मतलब लगभग 1 घंटा संजीव सर की क्लास देख ली, तो मतलब आपने पहाड़ तोड़ दिया बिल्कुल, है ना। यही होता है बिगिनर्स के साथ, उनको लगता है 1 घंटा पढ़ के, तो आप कहोगे अपने आप को डॉग टायर्ड। मतलब डॉग टायर्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब कुत्ते जितना थका होना नहीं, बहुत ज्यादा थका होना, ठीक है। तो आप एकदम से क्या बोलोगे, एकदम से आपके मुंह से क्या निकलेगा, आई एम डॉग टायर्ड। अगर आप अंग्रेज रहे होंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। वो बात अलग है कि आपकी भावनाओं में इन सभी की भावनाएं बहुत अलग होती हैं, इसीलिए हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ाना एक तरीके से बहुत बड़ा टास्क है, ये आसान काम नहीं है, समझो। तो अब जो ये आपके मुंह से निकला है ना, तो ये क्या था, दैट इज अ फीलिंग ऑफ सोरो, ठीक है। तो ये कब निकला, क्योंकि ये सडन फीलिंग, ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं सीधे आपके एग्जाम में, ठीक है। लो जी, अब मान लो कोई आपकी जिंदगी में था बहुत ज्यादा, मतलब जिसको आप दिलो जान से चाहते थे, लेकिन अचानक से आपको खबर मिली शी इज नो मोर, अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो एकदम से, अब ये तो दर्द था थोड़ा सा, है ना, AH, अब इसमें एक और लग गया, तो ये बोलो जल्दी से, बोल के दिखाओ जल्दी से क्या निकलेगा, है ना। मतलब मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मैं पूरे फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी, तो आप बोल के दिखाओ जल्दी से फटाफट, जहां भी हो बोलो जल्दी से, कसम है तुम्हें अपने एग्जाम की, जल्दी से बोल के दिखाओ। फीलिंग में बोलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यही जो तुमने बोला है यही है तुम्हारा क्या, इंटरजेक्शन, क्योंकि सडन फीलिंग आई। अच्छा जी, अब फिर से ये आ गया, फादर हैज कम, फादर हैज कम, पापा आ गए, ठीक है। तो एकदम से क्या निकलेगा, नहीं। अब जिसने भी इसको पढ़ा, इसका मतलब उनकी जिंदगी में दर्द बहुत ज्यादा है, उनको हर चीज नजर, ये नहीं है, फर्क देखना जरा, ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है ये, दिस इज मतलब समझ जाओ, एंड दिस इज नॉट दिस इज A बाद में चला गया, दिस इज मजा आ गया। तो ये बच्चे जो होते हैं बचपन में, तुम पापा, तुम्हारे पापा आ जाएं तो इस उम्र में तुम्हें ना लगता अरे यार वो भाई, और बच्चों के पापा आ जाएं तो उनको लगता अरे वाह कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे, तो उनको खुशी होती है इस चीज से। तो ये क्या हो गया आपका फिर से इंटरजेक्शन, एंड सेम इसी तरीके से यहां पे ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे, ओह आई कांट बिलीव आई हैव लॉस्ट द की, तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। गुड हेवंस, कितनी बड़ी हो गई है ये, है ना। तो ये सरप्राइज, तो ये भी हो गया इंटरजेक्शन। जल्दी से बताओ फटाफट सबको, आज के बाद कोई डाउट तो नहीं रहेगा इंटरजेक्शन में किसी को। जल्दी से बताइए फटाफट, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी को। इट इज कॉल्ड कंजेक्शन। व्हाट इज कंजेक्शन, कंजेक्शन कहलाता है
कनेक्टर। कनेक्टर कौन होता है? जो किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है, चाहे वो शब्दों को जोड़े, क्लॉज को जोड़े, फ्रेज को जोड़े या सेंटेंस को जोड़े, लेकिन काम होगा सिर्फ और सिर्फ जोड़ना। अरे तो बहुत बढ़िया आदमी है ये तो। दुनिया तोड़ने का काम करती है, ये किसका काम करता है? सर जी चैप्टर वाइज भी होगी ना क्लासेस, जर्नी विद मी। कैसी बात कर रहे हैं बच्चे, इतना बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर वाइज क्यों नहीं होगी? ये पहले पूरा बेसिक्स चलेगा, पूरा बेसिक्स पढ़ा देंगे, एक एक चीज क्लियर कर देंगे, फिर आएंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब करेंगे इसमें मिसलेनियस। बेसिक बैच में यही ऐसे ही पढ़ा जाता है, तब एक बच्चा स्ट्रांग होकर निकल के आता है। ठीक है, ठीक है जी। आइए तो फटाफट जल्दी से मुझे सभी सेंटेंस में कंजक्शन बताइए, पहले में दूसरे में, स्पीड में चलो भाई जल्दी से। पहले का कंजक्शन बोलो क्या होगा? चलिए जी, तो पहले में जोड़ने का काम कर रहा है आई। किसको? ही और आई को, सॉरी आई बोला, एंड। दूसरे में कौन है? मैंगो और ऑरेंज को कौन जोड़ रहा है? और। तो ये हो गया आपका कंजक्शन, ये हो गया कंजक्शन। तीसरे में बताओ जल्दी से कंजक्शन कहां है और किस किस को जोड़ रहा है? कौन है और किस किस को जोड़ रहा है? हाँ जी, कौन है कंजक्शन? एज सून एज, ये है कंजक्शन। और किस किस को जोड़ रहा है? ये रहा आपका पहला क्लॉज, द थीफ सॉ द पुलिस, वैसे ही वो भाग गया, ये रहा क्लॉज 2। यहां पर दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। चौथे में बोलो जल्दी से फटाफट, कौन है कंजक्शन? इफ। किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है? ये रहा C1 और ये रहा आपका क्लॉज 2। पांचवें में कौन है कंजक्शन? पांचवें में है कंजक्शन आपका एंड। लेकिन ये किस किस को जोड़ रहा है? दो एडजेक्टिव को, रिच और माइजरली, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। ठीक है जी। छठे में कंजक्शन बोलो कौन है? छठे में है दो जिरेंड, G1 G2, तो ये है आपका जोड़ने वाला। ठीक है, कंजक्शन। ही वॉज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो किस किस को जोड़ा जा रहा है? C1 C2, दो क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। कौन है कंजक्शन? सिंस है यहां पर कंजक्शन। यहां पर कौन है? एज, ये रहा कंजक्शन, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूं, ये रहा आपका। ठीक है भाई। ओहो। ठीक है, तो वन क्लॉज एंड अनदर, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, ये रहा आपका कंजक्शन। ठीक है, एंड देन अगेन C1 एंड फिर ये रहा आपका। ठीक है, 10 में ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम में सफल नहीं हो रहा, C1 और फिर ये रहा आपका। तो कंजक्शन कौन है यहां पर? ऑल्दो। अच्छा, जो रटते हैं ऑल्दो के पीछे यट आता है, वो हमेशा नहीं आता, कंजक्शन चैप्टर में पढ़ाएंगे, हमेशा ऑल्दो के पीछे यट नहीं आता। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाता हूं, संजीव सर स्पेशल, जिसको सीखने के बाद अगर आपने दिल ना फेंक के मारा तो मेरा नाम बदल देना, गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका दिल। और क्वेश्चन भी यहां से एग्जाम में सीधे सीधे उठे हैं। ठीक है, इसीलिए कराया जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोगों के लिए, मैंने पूछा कि बेटा सिंस किसका काम करता है? तो तुम में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर सिंस जो है वो प्रीपोजिशन का काम करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंस कंजक्शन का भी काम करता है? तो ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो आओ सिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, जब सिंस कंजक्शन का काम करेगा, किसका? कंजक्शन का, तो ये अपने पीछे क्या लेगा? क्लॉज। और क्लॉज में क्या क्या होना जरूरी है? सब्जेक्ट। क्लॉज बनने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन जब सिंस प्रेपोजिशन का काम करता है, क्योंकि काफी बच्चों को तो ये पता ही नहीं है, उस समय पर ये या तो अपने पीछे लेगा नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेती है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेंटेंस दूंगा जिसमें पहचानना होगा कि यहां सिंस क्या है। ऐसे ही कई सारे अलग अलग सेंटेंस होंगे। लीजिए पहला सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हर सिंस। सिंस यहां पर क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट लिख के। ऑप्शन है आपके पास, कंजक्शन, प्रेपोजिशन। सर मैंने
संकल 1.0 की क्लास देखी, इतनी प्रैक्टिस मैंने कहीं नहीं देखी। वो जब जो बच्चा पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है कि चलिए भाई, तो मेरे भाई सिंस के बाद नाउन आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये है आपका प्रीपोजिशन। लेकिन जो तुम एरर्स में पूछते हो ना सर ये कौन है क्या है, इसीलिए तुम्हें वहां पता नहीं होता एरर का। अब यहां पर सिंस कौन है ये बता दो जल्दी से। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया आपका क्लॉज। शी लेफ्ट देहरादून, जब से उसने देहरादून छोड़ा है, ये हो गया आपका क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 क्लॉज 2 को कौन जोड़ेगा? प्रेपोजिशन तो क्लॉज नहीं जोड़ता। कौन जोड़ता है क्लॉज को? कंजक्शन जोड़ता है। ध्यान रखना, क्लॉज को कंजक्शन ही जोड़ता है, प्रेपोजिशन नहीं जोड़ता। ठीक है, चाहो तो लिख लो, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लो, क्लॉज को कंजक्शन जोड़ता है, प्रेपोजिशन नहीं जोड़ता। ओनली कंजक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेस। इंग्लिश वाले लिखो, ओनली कंजक्शन कैन कनेक्ट टू क्लॉजेस। केवल कंजक्शन ही कनेक्ट कर सकता है दो क्लॉज को, प्रेपोजिशन कभी नहीं करेगा। प्रेपोजिशन क्लॉज को कभी नहीं जोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अच्छा जी, सिंस ही इज आवर कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा जी, तो ये क्या है आपका क्लॉज, क्लॉज 1, और ही अंडरस्टैंड्स फीलिंग, ये है क्लॉज 2। तो जब दो क्लॉज को जोड़ेगा, लेकिन यहां इसका मतलब है क्योंकि। क्या अर्थ है इसका? क्योंकि, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है इसीलिए हमारे दिल की फीलिंग्स को समझते हैं। तो ये हो गया आपका सिंस, क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ठीक है मेरे भाई, और सिंस के मीनिंग भी देख लो कैसे कैसे बदल रहे हैं। यहां पर ये क्योंकि है, यहां पर है ये तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। जब से वो देहरादून छोड़ के गई है तब से लेकर अब तक 10 साल बीत गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 days। फॉर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से, क्या है यहां पर? कंजक्शन या प्रेपोजिशन? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फॉर हेयर? लीजिए भाई, तो यहां पर प्रेपोजिशन के बाद सीधा नाउन आ गया, तो इसीलिए यह है प्रेपोजिशन। ठीक है, यहां पर फॉर कौन है? कंजक्शन या प्रेपोजिशन? यह है आपका क्लॉज 1। मैं नहीं सुन सका क्योंकि मैं लास्ट लेन में बैठा था, यह हो गया क्लॉज 2, और इसका अर्थ है यहां पर क्योंकि। फॉर भी कंजक्शन का काम करता है क्योंकि का मीनिंग देने के लिए, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन ना होके कंजक्शन। अब बहुत बच्चे इसीलिए परेशान होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स। मैं पढ़ रहा था, ये हो गया हमारा क्लॉज 1, जबकि मेरा भाई वेजिटेबल्स को चॉप कर रहा था। चॉप का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ? सब्जियां काटना, सब्जियां काटना। तो अब मुझे तुम जल्दी से एक बात बता दो, यहां पर वाइल क्या है, प्रेपोजिशन या कंजक्शन? प्रेपोजिशन या कंजक्शन? लो जी, 7 वाला बताओ। बहुत जल्द आपको ना टीचर वाली फीलिंग आने वाली है। अरे रे गधो, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये तुम्हें कंजक्शन दिखाई दे रहा है या प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा? ये ना प्रेपोजिशन है ना कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन होता तो अपने पीछे क्लॉज लेता, अगर ये प्रेपोजिशन होता तो अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता, और ये तो कुछ भी नहीं ले रहा अपने पीछे। तुम्हें नहीं बताया था मैंने, आर्टिकल के पीछे किसका काम करेगा? ये नाउन का काम करेगा। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता पेपर में। ठीक है भाई, आई एम एसिडस। एसिडस कौन होता है? डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, मेहनती आदमी। मैं हूं मेहनती,
तो ये हो गया हमारा C1 कंजक्शन, और माय फ्रेंड इज लेथार्जिक आलसी, ये हो गया C2। तो यहां पर बट कौन है बेटा? कंजक्शन। कौन है बट? कंजक्शन। ठीक है। अच्छा, यहां पर बट बताओ जल्दी से, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये तो एरर में भी कई बार आ चुका है। इस वाले में वाइल बता देता हूं आपको क्या है। वाइल के पीछे सीधा जिरंड आ रहा है, तो जिरंड सीधा किसके पीछे आता है? प्रेपोजिशन के पीछे आता है। प्रेपोजिशन ही अपने पीछे जिरंड लेता है, वर्ब का नाउन बन जाता है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, नन बट, लीजिए बेटा, अब देखो यहां पर बट, बट का मतलब जब एक्सेप्ट आता है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, तो उस समय पर बट। जब बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन मैं मेहनती हूं लेकिन मेरा दोस्त क्या है? आलसी है, तो उस समय पर यह होता है कंजक्शन। लेकिन जब बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, तो उस समय पर यह किसका काम करता है? प्रेपोजिशन का काम करता है। तो किसको छोड़कर? बहादुरों को छोड़कर, बाकी किसी को, नन डिजर्व द फेयर, बाकी कोई डिजर्व नहीं करता। ठीक है। तो प्रेपोजिशन, बट यहां पर है प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन अपने पीछे ले रहा है ऑब्जेक्ट, द ब्रेव, ये ले रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि द ब्रेव। आई हैव इन्वाइटेड एवरीबडी बट यू एंड हर, बताओ कंजक्शन या प्रेपोजिशन? सोच समझ के दिमाग लगाना इसमें, कंजक्शन या प्रेपोजिशन? एसएससी एग्जाम के लिए, स्टेनो के लिए बेटा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। 100 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है, आराम से कवर हो जाएगा, और 1.0 फ्री में मिलेगा, तो 2x2 में उसको भी देखते रहना। देखो यहां पर बट का मतलब क्या है? छोड़कर। आई हैव इन्वाइटेड एवरीबडी, मैंने सबको इन्वाइट किया है तुम्हें और उसे छोड़कर, तो बस ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ये तो था मीनिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आपको ग्रामर के हिसाब से जाना है तो वैसे चले जाओ। प्रेपोजिशन ही अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहां पर। अगर ये कंजक्शन होता तो अपने पीछे क्लॉज लेता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये वाला अगला टॉपिक चलेंगे कल, यहीं तक रखते हैं बेटा आज की क्लास में। तो कैसा रहा आपका सेशन, लिख के बताइए। क्या आपको लग रहा है कि भैया टीचर वाली फीलिंग आ रही है? इसके बाद कुछ नहीं बचता। अच्छा भाई, जो एक बच्चा था वो इट और दिस वाला, शायद आप में से भी किसी का डाउट हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज माई कार, ठीक है, और मैंने आपसे कहा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। देखो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। वैसे तो ये प्रोनाउन में पूछने का क्वेश्चन था, बट चलो तुम परेशान हो 2 दिन से। ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ये है यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब इशारा कर रहा है। दिस, ये वाली मेरी है क्या? कार। ठीक है, तो इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? इशारा करता है। ठीक है, जो इट है ये यहां पर किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ये है आपका डमी सब्जेक्ट। डमी, डमी सब्जेक्ट मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है ये इशारा दे रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहां पर। अच्छा, ये तो डमी हो गया एक नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर हम इसे और अच्छे से कहें तो इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है? आपने पर्सनल तो सुना होगा, इम्पर्सनल क्या है? इसको जानने के लिए प्रोनाउन चैप्टर में बताऊंगा कि इम्पर्सनल क्या होता है। ठीक है, वैसे आपका डाउट लगभग क्लियर ही कर दिया मैंने, क्योंकि आपको लग रहा है मीनिंग तो सेम ही होता। सेम नहीं होता, इट का यहां कोई सेंस नहीं है, मतलब कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है ये इशारा करता, इट कभी इशारा नहीं करता। इट इज रेनिंग, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। दिस इज मंडे टुडे नहीं कहोगे, दिस इज मंडे टुडे नहीं, आज सोमवार है, दिस इज मंडे टुडे नहीं, इट इज मंडे टुडे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, ये नहीं कि यहां हो रही है, नहीं। ठीक है, तो इशारा, इट इशारा नहीं करता, दिस जो है वो इशारा करता है। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए भाई, फैबुलस सेशन बोले तो झकास, शुक्रिया सभी का। तो इसी तरीके से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहीं पर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। दूसरा, जो भी बच्चे
देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर वास्तव में आपको कोई एग्जाम निकालना है और अच्छा एग्जाम निकालना है, कोई हल्का फुल्का तो मैं कहता नहीं होमगार्ड वगैरह का, लेकिन अगर कोई भी चाहे वो एसएससी सीजीएल जिनमें इंग्लिश बढ़िया आती है, एनडीए सीडीएस जिनमें इंग्लिश का बहुत खतरनाक बोलवाला है, या जिनके दम पे ही एग्जाम निकलेगा, इंग्लिश का निकलेगा, इंग्लिश का एक दम पे, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, ठीक है, मतलब बिना इंग्लिश के ना तुम वहां काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बच्चे बेसिक से एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि तुक्केबाजी में होता क्या है कि मान लो टीचर ने 100 एरर करा दिए, तो तुम ज्यादातर में तुक्के लगाओगे अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत नहीं है, ठीक है। और सिर्फ एक चीज माइंड में आती है कि यार जब एग्जाम नहीं निकलता तो हमारा क्यों नहीं निकला। जिस बच्चे का बेस स्ट्रांग होता है उससे तुम कुछ भी पूछ लो, ठीक। और संकल्प 2.0 का फायदा यही है कि अगर आपको कम टाइम में ज्यादा सिलेबस पूरा करना है तो 1.0 को इंटू 2 में करके देखो, इसमें सारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और इतने क्वेश्चंस हैं कि आपको कहीं क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। 2.0 तो आपके लिए एक बोनस हो जाएगा, इसमें लाइव भी पढ़ते रहना और इसको रिकॉर्डेड भी पढ़ते रहना, ठीक है भाई। बाकी चलेगा क्या, ग्रामर भी, वोकैब भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोजनेस, पीक्यूआरएस मजबूत नहीं है तो फिर आपके लिए ये बैच रामबाण होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें मैंने ओरिएंटेशन में बता रखा है कितने कितने टॉपिक्स कराए जाएंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से। देयर भी बेटा डमी सब्जेक्ट ही होता है वो, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। मैराथन नेवी की, एसएसआर की बेटे सैटरडे 6 जून को, सॉरी 6 जुलाई को, ठीक है।